हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज का यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इन डिटेल। और मैं इसको बहुत ही कम टाइम में इस पूरे यूनिट को कवर करने जा रही हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट में मनी करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज में यूनिट फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, फंक्शन, सिग्निफिकेंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स की पढ़नी है सिर्फ, इसके एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म क्या थे, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड, बाईमेटलिज्म एंड मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू और इंडियन मनी मार्केट। तो ये कुछ टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के जिसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनी, जैसा कि मनी का मतलब होता है मुद्रा, यानी मुद्रा कहाँ क्या क्या होती है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। जैसे कि आप मीनिंग देख सकते हैं लिसनर्स कि मनी जो शब्द है वो लैटिन भाषा मोनेटो से आया है। कोई भी चीज जो कॉमन अप्रूवल के लिए हम चूज करते हैं, एक एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान के साधन के लिए, उसी को हम मनी कह देते हैं। इसमें देख सकते हैं आपकी कोलबर्न की डेफिनेशन है कि मनी इज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये बताया लिसनर्स कि मनी क्या है, एक मूल्यांकन करने की और भुगतान करने की क्या है, एक जरिया है। किस टर्म्स में, यूनिट ऑफ अकाउंट में और इकाई के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप विनिमय के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो कोलबर्न थे, इन्होंने इसकी डेफिनेशन बहुत ही व्यापक शब्द में बताई थी लिसनर्स। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वॉकर। वॉकर ने क्या कहा है, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, ये इन्होंने बोला। नेक्स्ट ये है कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मनी को लीगल टर्म्स में, यानी कि सरकारी भाषा में समझाने का प्रयास किया, एक लीगल टर्म्स में समझाने का इसको प्रयास किया। इसमें इन्होंने कहा कि एनीथिंग विच द स्टेट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई भी ऐसी चीज जिसको सरकार मुद्रा डिक्लेयर कर दे तो वही चीज मुद्रा हो जाती है, और उसको माना भी जाता है, उसको ऋण चुकाने के लिए भी माना जाता है कि हाँ ये चीज सही है। तो लिसनर्स, ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला। तो आई होप आपको मनी की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं आगे। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी कि इसका वर्गीकरण, टाइप्स कह सकते हैं आप। तो मनी को क्लासिफाई किया गया है फॉलोइंग बेसिस पे, यानी 3 बेसिस की बात करूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ मनी। तो सबसे पहले बात कर ले क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि मनी का क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे। तो क्या होगा, पहला है इसमें लिसनर्स की नेचर के बेसिस पे कीन्स ने मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एक्चुअल मनी, दूसरा है मनी ऑफ अकाउंट। अब एक्चुअल मनी क्या होता है, तो एक्चुअल मनी ही मनी प्रॉपर होता है जो कि सर्कुलेशन में रहता है, और वो मनी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने में मार्केट में हेल्प करता है। लिसनर्स, इसमें हम इससे हम डेट, जो अभी हमारे ऋण होते हैं उनको भी हम चुका सकते हैं, जैसे कि हमारी इंडियन रुपी होती है, ब्रिटिश पाउंड होता है, अमेरिकन डॉलर होता है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका मनी ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट में, बट ये हो जाता है कि यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि मनी सर्कुलेशन में हो, इसका यूज कंट्री की अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो मनी ऑफ अकाउंट जो होती है लिसनर्स, उसमें हम डेट, प्राइस और परचेजिंग पावर को एक्सप्रेस करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है एक्चुअल और मनी ऑफ अकाउंट में कि इसको एक्सप्रेस करने का श्रेय जो है जाता है जेएम कीन्स को जाता है, और ये हुआ था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जब मनी ऑफ अकाउंट एक अमेरिकन डॉलर था और एक्चुअल मनी जर्मन मार्क था। सो लिसनर्स, आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लिसनर्स देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर मनी को डिवाइड किया गया है 2 हेड्स में। जैसे कि देख सकते हैं, पहला है लीगल टेंडर मनी और दूसरा है ऑप्शनल मनी।
लिसनर्स, मैंने यहाँ पर नोट में नहीं दिया है, लीगल टेंडर मनी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। वन बाय वन मैं आपको इसको बताऊंगी। सो लीगल टेंडर मनी क्या होता है? तो मनी जो कि एक्सेप्टेबल हो विद इन नेशनल बाउंड्री या फिर विद इन जोग्राफिकल लोकेशन, उसी को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। ये हमारे जो लीगल टेंडर मनी होती है वो गवर्न होती है हमारे कंट्री के लॉ के द्वारा, और गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ये इशू की जाती है। जैसे कि इंडिया में पेपर मनी है, कॉइन्स है, ये लीगल टेंडर मनी है, और इसको इशू करने का श्रेय सेंट्रल बैंक एंड जो मतलब गवर्नमेंट को जाता है। नेक्स्ट ये बताया है इसमें कि लीगल टेंडर मनी जो होती है लिसनर्स, वो दो तरीके की होती है। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सो ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होती है? तो मनी जो कि एक्सेप्ट किया जाता है एक सर्टेन लिमिट पे, जो कि एक कानून के द्वारा फिक्स्ड किया गया है, लॉ के द्वारा फिक्स्ड किया गया है, उसी को हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका इसका मतलब ये है कि वो मनी जो कि कंपलसरी एक्सेप्टेड किया जाता है किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंडर में, तो उसी को हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल मनी। अब ऑप्शनल मनी की बात कर ले, ऑप्शनल मनी क्या होता है? तो वो मनी जिसका कोई मतलब कोई लीगल एक्शन नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके, एक पर्सन की इच्छा पे कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है उस तरीके के पैसे को। तो ये होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं, तो बैंक मनी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, यही सब ऑप्शनल मनी में होती है। लिसनर्स, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि लिसनर्स देख सकते हैं, तीसरा क्लासिफिकेशन है मटेरियल ऑफ मनी के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल of which money is made is one of the popular classification of money। ये बहुत ही पॉपुलर क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मनी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लिसनर्स, जैसा कि मैंने इसमें देखिए दो पॉइंट से हाईलाइट भी किया है, मेटलिक मनी और पेपर मनी। अब मेटलिक मनी को भी आगे बताऊंगी, तो पहले जान लेते हैं कि मेटलिक मनी क्या होता है। तो मेटलिक मनी वो मनी जो कि कुछ जो मेटल से बने होते हैं उसी को मेटलिक मनी कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये सबसे चीजों से बने होते हैं। तो मेटलिक मनी को भी लिसनर्स तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी और सब्सिडरी मनी। तो सब्सिडरी मनी क्या होती है और स्टैंडर्ड मनी क्या होती है, टोकन मनी, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मनी की बात करूं तो जो कि एक बेस का काम करती है, या फिर वैल्यू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मूल्यांकन करने का काम करती है, उसी को स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड मनी जो होती है या फिर स्टैंडर्ड कॉइन्स जो होते हैं लिस्टर्स, वो गोल्ड या सिल्वर के बने होते हैं, और इनका वेट और फाइननेस बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। लिस्टर्स, इंडिया में इस तरीके की मनी 1835 से 1893 यानी कि 1835 से 1893 के पीरियड में ये सर्कुलेशन हुआ था इसका, और ये बना था सिल्वर का। तो स्टैंडर्ड मनी के कुछ कह सकते हैं आपकी विशेषताएं भी हैं कि स्टैंडर्ड कॉइन्स जो होते हैं उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जरिए हम यूज करते हैं, और काफी सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टोकन मनी। टोकन मनी की बात कर ले कि टोकन मनी क्या होता है। तो टोकन मनी लिसनर्स की कॉइन्स जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, और ये जनरली बना होता है एकदम इंफीरियर मेटल से, सस्ते मेटल जैसे कॉपर से, निकल से। तो ये होते हैं टोकन मनी। नेक्स्ट है आपका सब्सिडरी मनी, यानी कि जब हम टोकन मनी असिस्ट करते हैं तो सब्सिडरी मनी भी गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी में इशू की जाती है। सब्सिडरी मनी इशू करते हैं ताकि हम बहुत ही जो स्मॉल पेमेंट्स होते हैं उनको हम सेटल डाउन कर सकें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे, जैसे कि पेपर मनी। अब पेपर मनी क्या होता है? वो मनी जो कि किससे बना हो? पेपर से, यानी मनी विच इज मेड अप ऑफ पेपर, उसी को हम पेपर मनी कहते हैं। कह सकते हैं आप कि मनी विच इज मेड अप ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज पेपर मनी, यानी कि वो मनी जो कि पेपर से बनी हुई है उसी को हम पेपर मनी कहते हैं, कागज से बनी हुई कागजी मुद्रा जो कहते हैं। तो पेपर मनी इसीलिए इशू हुई थी ताकि वो जो मेटलिक मनी की ड्रॉबैक्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए पेपर मनी का इशू किया गया, और इसको पहली बार यूज किया गया चाइना में 19th सेंचुरी में, लेकिन इसको लार्ज स्केल पे 17th और 18th सेंचुरी में यूज किया गया। जो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल थी 1806 में, पहली ऐसी बैंक थी इंडिया की जिसने की पेपर करेंसी इशू किया। तो पेपर मनी भी लिसनर्स जैसे कि देख सकते हैं आप, चार तरीके की मैंने डिस्कशन की है इसमें, कि इसको भी डिवाइड किया गया फोर क्लासेस में।
पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लिसनर्स कि ये कंट्री की स्टैंडर्ड मनी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है आपका कन्वर्टेबल पेपर मनी, यानी कि जो बेसिक ड्रॉबैक थी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी की वो क्या थी कि इश्यू करने में इनफ्लेक्सिबिलिटी थी जब इमरजेंसी का टाइम था तब। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको कन्वर्टेबल पेपर मनी का सहारा लेना पड़ा। ये जो सिस्टम है पेपर करेंसी का, इसको इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा अडॉप्ट किया गया 1925 में, और इंडिया में 1927 में इसको अडॉप्ट किया गया। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में क्या किया गया लिसनर्स की जो जितनी पूरी पेपर करेंसी थी वो मेटलिक सर्विसेज के द्वारा बैक नहीं हुई थी, इसीलिए इसको कन्वर्टेबल मतलब इसको अलाउ ही नहीं किया गया, जैसे कन्वर्ट ही नहीं किया गया उस चीज में। तो जो अथॉरिटी थी वो कोई भी गारंटी नहीं देती है कि वो पेपर करेंसी को क्या करेगी, प्रीसियस मेटल में कन्वर्ट कर देगी। तो ये बेसिकली इसमें बात कही गई। नेक्स्ट है आपका फिएट मनी। तो इसमें क्या होता है? तो ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी की तरीके ही होता है फिएट मनी भी लिसनर्स, क्योंकि इसमें भी बोला गया है कि सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में हम इशू करते हैं नॉर्मल टाइम पीरियड पे, और फिएट मनी में हम क्या करते हैं, इसकी मतलब एग्जिस्टेंस तब होती है जब कोई भी इमरजेंसी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। आइए चलते हैं आगे। सो लिसनर्स, जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मनी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लूं मैं। तो किंसली ने क्लासिफाई किया था फंक्शंस ऑफ मनी तीन ग्रुप्स में। बेसिकली तीन ग्रुप्स बताए गए हैं, लेकिन इसमें जो अदर फंक्शंस के तौर पे दिया हुआ है लिसनर्स, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि पहला है प्राइमरी फंक्शंस, यानी कि इसको हम प्राइमरी या एसेंशियल फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या कहा गया, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी को ही बेसिक फंक्शन कहा गया, जो कि एक मनी के इवोल्यूशन का कारण बनी। जो दो प्राइमरी फंक्शन थे मनी के, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बार्टर सिस्टम के टाइम पे मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज को आदान प्रदान करना मतलब कितना मुश्किल था, क्योंकि उस चीज से ओवरकम करने के लिए तो मनी आई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं लिसनर्स कि कोई भी कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करना, तो दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती ना, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मनी का इशू हुआ। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बताया गया है कि मनी क्या करती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, और जिससे कि कोई भी बिजनेस हम कैरी करते हैं, यानी कोई बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ अकाउंट। ये फंक्शन को भी बहुत ही अदर नेम से भी जाना जाता है लिसनर्स, जैसे कि यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, और कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यू। तो ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका दूसरा फंक्शन सब्सिडरी फंक्शन। इसको आप डिराइव्ड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो सब्सिडरी फंक्शन क्या होता है, तो कुछ सब्सिडरी फंक्शन मैंने इसमें दिया हुआ है तीन लिसनर्स। पहला है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, मार्केट में क्रेडिट को प्रमोट करता है। जो भी ह्यूज पेमेंट होते हैं उनको स्मॉलर इंस्टॉलमेंट में पे करता है, जो भी इन फ्यूचर। इसमें बोला गया नेक्स्ट इसमें यही बोला गया है लिसनर्स की इसको पे करना बहुत ही इजी और कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है आपका मनी स्टोन ऑफ परचेजिंग पावर। इसका मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम के टाइम जो लोगों के पास धन था वो कैलकुलेटेड होता था किसके बेसिस पे, कैटल के बेसिस पे, शिप के बेसिस पे, फूड ग्रेन्स के बेसिस पे। लेकिन जैसे ही मतलब इस चीज का अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि किसी स्टोन की वैल्यू किसी फूड ग्रेन्स के बराबर तो नहीं हो सकती। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम थी उनको ओवरकम करने के लिए मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। ये बेसिकली इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका मनी ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। इसमें ये बोला गया है कि मतलब हम स्टोर ऑफ वैल्यू तो करते ही हैं, लेकिन मनी एक ट्रांसफरिंग वैल्यू का भी जरिया है। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके हमारे पास मतलब किसी भी कमोडिटी की वैल्यू आ जाती है मनी के टर्म्स में। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कंटीजेंट फंक्शन, यानी कि तीसरा फंक्शन जो मेन इन्होंने बोला है। तो इसमें अगर अब इससे ऊपर वाले जितने भी फंक्शंस थे
तो मनी इसमें परफॉर्म करती थी, कंटीजेंट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस के साथ आए, टाइम जैसे जैसे बीतता गया। पहला क्या है कि इसमें क्या हुआ कि ये हमारे नेशनल इनकम को के डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती है हमें मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इक्वलाइज करने में। और इसमें क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे मनी को यूज भी किया गया। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई। लिसनर्स, नेक्स्ट है अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में ही 4 चीजें दी हुई हैं। पहला है मेंटेन रिपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि एक मनी जो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी फीचर है, इसीलिए इसको मनी को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि हम इन फ्यूचर हमारे पास मतलब रिपेमेंट कैपेसिटी बन सके। तो ये चीज बेसिकली इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर, यानी कि जब किसी भी कमोडिटी की जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो मनी के टर्म्स में होती है। तो मनी भी एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इसको एक्सेप्ट किया जाता है मेजरिंग स्केल ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि मनी जो इशू की गई है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, वो हमेशा इशू होती है, वो डिपेंड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी और उसके रिजर्व्स कैसे हैं, और जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा क्या किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट एंड एडजस्टमेंट। अब भाई जाहिर सी बात है, मनी है तो वो डिस्प्यूट्स भी, एडजस्टमेंट को भी सेटलमेंट करने का काम करेगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि इसमें बोला गया कि डिस्प्यूट अगर 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो जाए या फर्म के बीच में हो जाए तो इजिली हम सेटल कर सकते हैं मनी का यूज करके। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स, आइए बढ़ते हैं आगे। रोल ऑफ मनी, यानी कि मनी का क्या रोल है, रोल या सिग्निफिकेंस कह सकते हैं आप। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। जैसा कि पहले मैंने दिया है, इट ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स की, कॉमन मेजरिंग स्केल की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई, मनी के आने के बाद। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम मान लीजिए कि एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। तो ए के पास क्या है कि फूड ग्रेन्स है और बी के पास क्या है, गोट है। तो उसको क्या चाहिए, बी को फूड ग्रेन्स चाहिए और ए को गोट चाहिए। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या अब आप बताइए कि क्या फूड ग्रेन्स की वैल्यू गोट के समान है? नहीं। तो इसीलिए इस चीज को, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को मनी क्या कही, आई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपको बेनिफिट टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होता है। इसमें क्या कहा गया है कि मनी बहुत ही एडवांटेजेस प्रूव करता है कंज्यूमर के लिए बहुत रिस्पेक्ट्स में, क्योंकि मनी की वजह से कंज्यूमर के ना सिर्फ प्रॉब्लम एक्यूरेट मेजरमेंट की सॉल्व हुई, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है बेनिफिट टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट होता है, यानी कि प्रोड्यूसर जो कि इंगेज होता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करता है, वो किसी भी वो इस एबल मतलब काबिल हो जाता है कि वो उस वैल्यू को डिटरमाइन कर सके, जितने भी उसके इनपुट एंड आउटपुट हैं, और कंपेयर कर सके, ताकि उससे मतलब पॉसिबल हो सके कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अपनी बिजनेस एक्टिविटी से। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि सेविंग मीन्स टू डिपॉजिट द मनी इन सेफ कस्टडी। सेविंग का मतलब हम जानते हैं कि मनी को डिपॉजिट करना किसी भी सेफ कस्टडी में, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना, ताकि इसका यूज हम कभी भी मतलब कोई भी जब इसका टाइम आए तब कर सकें, या फिर जब हमको जरूरत हो तब कर सकें, या फिर हमको स्मॉल ग्रोथ करनी हो मतलब अपने डिपॉजिट्स को बैंक के थ्रू, तो वो भी कर सके। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल, यानी कि मनी की वजह से फ्यूचर ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाता है। मनी हेल्प करता है ना ही सिर्फ प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के लिए, बल्कि ये सेटल करता है जो कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं उनको भी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इफ एनी परचेज और सेल डीड इज एक्सपोज टू मेटेरियलाइज फॉर फ्यूचर, देन एज मनी हैज स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, देयरफॉर parties are engaged into a contract in the present time, but payment and exchange of goods will take place on the maturity of the deed, that is on future date. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई एक डीड साइन की, और उसकी जो मनी है आपने अभी पहले से गुड्स ले लिया, लेकिन पेमेंट करने का जो बोला कि हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तो
फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करता है वो कॉज किसमें जो वैल्यू ऑफ मनी के चेंजेस के कारण बने। ये पहली बार इसका प्रतिपादन किया गया जत्ती के द्वारा, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। कब किया गया? 1588 में, यानी कि 1588 में। बाद में और भी सारे इकोनॉमिस्ट आए, जैसे कि डेविड ह्यूम आए और विक्सल आए, एल्फ्रेड मार्शल आए, पिगो आए, कीन्स आए। तो इन लोगों ने भी इसमें काफी रिफाइनमेंट किया, इम्प्रूवमेंट किया क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में। नेक्स्ट है कि बहुत सारे अप्रोचेस हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नाम भी दिया है, फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। दूसरा है द कैम्ब्रिज इक्वेशन, द कैश बैलेंस अप्रोच, कीनिज्म अप्रोच, फ्राइडमैन और पैटिंगटन। तो ये बेसिकली मेन अप्रोच थे। हमको पढ़ना क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग? सिर्फ फर्स्ट वाला, यानी फिशर्स के बारे में पढ़ना है, फिशर्स का कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में पढ़ना है। जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, तो इसमें क्या है कि कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच थी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की, वो फॉर्मुलेट किया गया था इरविंग फिशर के द्वारा। उनकी फेमस बुक का नाम उसमें परचेजिंग पावर ऑफ मनी में कब किया गया? 1911 में, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे कि क्या होती है। तो प्रोफेसर फिशर जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी थ्योरी को एक्सप्रेस किया इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में। कैसे? Pt इज इक्वल टू mv प्लस mv। अब P का क्या मतलब है? P रिप्रेजेंट करता है जनरल प्राइस लेवल को, और 1/P रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ मनी को, M रिप्रेजेंट करता है मनी की टोटल क्वांटिटी जो सर्कुलेशन में है, और V उसकी मनी की जो सर्कुलेशन में है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका M1। इसमें बोला गया कि टोटल क्वांटिटी क्रेडिट मनी की रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है M1 को, और T टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी परफॉर्म बाय मनी, यानी कि टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है मनी के द्वारा परफॉर्म किया गया है, वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इसमें क्या बताया गया है वो क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, इसके जो मैंने फोटोज दी है, एक्चुअली इसमें टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसके में फोटो डाल दी। आई होप आपको इससे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, और अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका आपको अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि इस थ्योरी के क्या क्या एजम्पशंस थे। तो फिशर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड थी। पहला था कि फिशर ने एज्यूम किया था कि जो मनी की डिमांड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से। दूसरा है कि फिशर की क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होगी। तीसरा है कि वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को भी एज्यूम किया गया इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरीके इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में। नेक्स्ट है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो अब इसके बारे में बात कर ले तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड डोनेट करते हैं, क्या चीज को डोनेट करती है? लीगल टेंडर ऑफ मनी को इकोनॉमी में, और ये एक करेंसी इशू है। इसमें बोला गया है कि और ये कंट्री के द्वारा रेगुलेट की जाती है ताकि हम सारे ट्रांजेक्शन को कर सकें। कुछ फॉर्म्स है मॉनेटरी स्टैंडर्ड के, तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे लिसनर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटलिक स्टैंडर्ड, जैसे कि इधर देख सकते हैं मेटलिक स्टैंडर्ड। दूसरा है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। मेटलिक स्टैंडर्ड में इसमें वो मेटल कंसीडर किए जाते हैं जो कि करेंसी मेकिंग के लिए होते हैं, और पेपर स्टैंडर्ड में कह सकते हैं आपकी वो पेपर कंसीडर किए जाते हैं कि जो कि करेंसी मेकिंग के लिए होते हैं। बेसिकली इसमें करेंसी के लिए ही है, एक में मेटल का यूज किया जा रहा है, एक में पेपर का यूज किया जा रहा है। अब मेटलिक स्टैंडर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बाईमेटलिज्म, दूसरा है मोनोमेटलिज्म। तो बाईमेटलिज्म क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि लिसनर्स ये एक मॉनेटरी है जहां पर दो मेटलिक स्टैंडर्ड को मतलब सर्कुलेशन में लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि दो कॉइन्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल के कंसीडर किए जाते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर की तरीके, और दोनों कॉइन्स सेट किए जाते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स की तरीके। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है। नेक्स्ट है आपका मोनोमेटलिज्म, और उसके बाद है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड।
फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लिसनर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल्ड बुलिशन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। अब ये होते क्या है इसके बारे में अगर डिस्कशन कर लेते हैं लिसनर्स, तो मैंने जैसे कि बायोमेटलिज्म के बारे में बता दिया, अब मोनोमेटलिज्म क्या होता है। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड जहां पर सिर्फ एक मेटल को ही क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, यानी कि जहां पर गोल्ड या फिर सिल्वर को कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू के तरीके, और उसी का वो करेंसी जो होती है उसी से रिलेटेड होती है, उसी को कहते हैं मोनोमेटलिज्म। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मोनोमेटलिज्म का पहला है सिल्वर स्टैंडर्ड। तो सिल्वर स्टैंडर्ड में क्या होता है लिसनर्स की सिल्वर कॉइन्स जो फिक्स्ड वेट, साइज और फाइननेस की होती हैं, उनको मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा सर्कुलेशन में लाया जाता है। दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो डिटरमाइन होती है गोल्ड के टर्म्स में। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इसके बारे में बात कर ले तो लिसनर्स ये भी इसी का पार्ट है। टाइप्स की बात कर ले इसके, इनडायरेक्ट में देखिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 तरीके की बताई गई है लिसनर्स, इसमें एक नहीं है। पहला है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड की बात कर ले कि वो पीरियड जहां पर गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेशन में आते हैं और गोल्ड कॉइन्स को एक स्टैंडर्ड करेंसी के तरीके कंट्री में रखा जाता है, तो उसी को कहते हैं गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। दूसरा है आपका गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड होता है ये कोशिश करता है कि वो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स जो है उसको ओवरकम कर ले जाए। नेक्स्ट है कि आपका गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के जो बहुत सारे मेजर ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए इसको लाया गया लिसनर्स। नेक्स्ट है आपका गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव थी मॉनेटरी स्टैंडर्ड की कि वो क्या करे, वो फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन करे एक्सचेंज रेट में या फिर एक्सचेंज रेट में वो स्टेबिलिटी मेंटेन करे। नेक्स्ट है आपका गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, यानी कि आईएमएफ के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, आईएमएफ की स्थापना के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इन 1946 जो ट्रेडिशनल मेथड थी मॉनेटरी स्टैंडर्ड की उसको अबॉन्डन किया गया और न्यू मेथड अडॉप्ट किया गया, जिसको हम गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉइन्स जो कि गोल्ड या सिल्वर से बने थे वो सर्कुलेशन में नहीं थे, और और उनको स्टैंडर्ड कॉइन भी नहीं बोला जाता था। तो जो इम्पैक्ट पेपर करेंसी का सर्कुलेशन में था वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर की तरीके था, और इसी सिस्टम को हमने मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड के नाम से जाना। सो लिसनर्स, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है फ्री, दूसरा है मैनेज्ड। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं कि इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोट इशू, कि प्रिंसिपल क्या क्या है नोट इशू के। तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं नोट इशू के लिसनर्स, पहला है करेंसी प्रिंसिपल, दूसरा है आपका बैंकिंग प्रिंसिपल्स। करेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसके वन बाय वन डिस्कशन कर ले। तो पहला है करेंसी प्रिंसिपल 100% सिक्योर्ड होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए सही होता है, इलास्टिसिटी कम होती है, इकोनॉमी की मतलब इसमें लैक इकोनॉमी का मतलब ये है कि इसमें किसी भी इलास्टिसिटी कम रहती है, इकोनॉमी में इसकी कमी रहती है, और ये डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है आपका कि बैंकिंग प्रिंसिपल्स, बैंकिंग प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि ये जो सिस्टम है वो फुली सिक्योर्ड नहीं होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में कम होती है, इलास्टिसिटी इन नेचर होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। तो ये कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं, मैंने डिफरेंस के तौर पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, अगर मैं बताऊं लिसनर्स तो इसके 7 मेथड्स हैं नोट इशू के, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 5 दिए हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जा रहा था। तो पहला है फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम, यानी कि इनकन्वर्टेबल ऑफ पेपर करेंसी के ड्रॉबैक से ओवरकम करने के लिए और पब्लिक कॉन्फिडेंस को पाने के लिए मॉनेटरी सिस्टम में इस सिस्टम को लाया गया इंडिया में 1862 से 1920 के बीच में। नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शनल फिक्स्ड मैक्सिमम
फिड्यूसरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या कहा गया कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक फिड्यूसरी इशू का मैक्सिमम लेवल फिक्स करती है बिना गोल्ड रिजर्व को मेंटेन किए हुए। नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब ये है कि ये चलता है एज पर द मॉनेटरी अथॉरिटी लॉ। इसका स्पेसिफिक पोर्शन पेपर करेंसी का इशू होता है और उसको बैक किया गया है मेटलिक रिजर्व्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज सिस्टम, यानी ये सिस्टम भी आया किसके बाद, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के बाद। इस सिस्टम में क्या हुआ, अगर प्रोपोर्शनल रिजर्व को भी ले लें तो एक मिनिमम परसेंटेज रिजर्व की कंसीडर की गई। नेक्स्ट है आपका सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन मनी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये वो करेंसी है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा इकोनॉमी में लाई गई थी, जो कि 100% बैक्ड अप करती है गोल्ड रिजर्व को। आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे लिसनर्स। इंडियन मनी मार्केट, इसके बारे में बात कर लें तो ये पहले तो इसकी मीनिंग के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगी कि मनी मार्केट जो क्या होता है। पहले मनी मार्केट का मतलब है वो ऐसी मार्केट जहां पर बोरोवर्स एंड लेंडर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसमें दिए हुए हैं लिसनर्स। पहला है कि बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है इसमें शॉर्ट टर्म सरप्लस के लिए या फिर डेफिशिएंसी के लिए, और इसमें हम बिजनेस ऑपरेशन के लिए लिक्विडिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके। तो फंक्शन की बात कर ले तो पहला है कि मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है चाहे वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हो। दूसरा है कि ये गवर्नमेंट की मदद करता है फंड्स को रेज करने में। तीसरा है कि ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फंड को। ये फिर चौथा है कि इट प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग को भी प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट को भी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे लिसनर्स। तो पहला है, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, कॉल मनी मार्केट। तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन मार्केट होता है। इसका मेन लैंडर्स होता है इस फंड का, वो कॉल मनी मार्केट होते हैं, जैसे कि एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मेन बोरोवर्स जो कि एज अ मतलब कह सकते हैं आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरीके होते हैं। आई होप आपको ये इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है तब वो ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई के द्वारा। ये प्रोमिसरी नोट की तरीके ही होता है। बोला गया कि इसमें, या फिर कह सकते हैं फाइनेंस बिल की तरीके होता है, जिसमें जो मैच्योरिटी होती है इसकी मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बिल। इसको हम ट्रेड बिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रॉमिस होता है कि हम फिक्स्ड स्पेसिफिक अमाउंट पे करेंगे इस स्पेसिफिक पीरियड में। किसके द्वारा, ये परचेजर के द्वारा होता है सेलर को, मतलब कि वो कहता है कि वो इस चीज में प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है लिसनर्स, इसके बारे में जान ले तो इसको शॉर्ट में आप सीपी भी कह सकते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक यूनिट्स, नॉन बैंकिंग कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है एक फिक्स्ड मेच्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका आईएमपी। आईएमपी का मतलब है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे 1988 में 1988 में आरबीआई क्या करती है कि बैंक को ऑथोराइज करती है कि वो क्या करे, शॉर्ट टर्म नीड्स, जो फंड्स की जरूरत थी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो क्या कर सके विद इन द सिस्टम थ्रू इशुएंस ऑफ आईबीपी। आईबीपी के इशू करने के सिस्टम में ही इसको लेकर के आए। नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, यानी कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि पहला है अनबैलेंस्ड मार्केट। अनबैलेंस्ड मार्केट था, इंडिया कह सकते हैं कि रीजनली अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इंडियन मनी मार्केट को डिवाइड किया गया था 2 सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। दूसरा है अनहेल्दी कंपटीशन। अगर कंपटीशन की बात कर ले ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में, तो कंपटीशन एग्जिस्ट करती है विद इन 2 सेक्टर्स। तो ये था इसमें। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, यानी कि होल मनी मार्केट को इंडिया में जो पूरी उसकी मनी मार्केट थी उसको एक सिंगल मार्केट की तरह के कंसीडर नहीं किया गया, जिससे कि क्या हुआ कि इंटर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई स्टेट और रीजन्स दोनों में।
तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे लिसनर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।